हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी क्या है, पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़े टॉपिक्स, थोड़े पॉइंट्स कि मेन वर्ड्स क्या होते हैं। हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड आता है एंटीजन। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है, जनरली प्रोटीन होता है नेचर में, जो कि हमारे टिश्यू में जाके एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, एंटीजन क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो टिश्यू रिस्पॉन्स कर पाए, टिश्यू रिस्पॉन्स करके एंटीबॉडीज़ बना पाए। ठीक है, ठीक है, ये था जनरली एंटीजन। ये क्या होता है? प्रोटीन। अब ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन ही है, नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस भी तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज रख सकते हैं। तो वो हैप्टेन कहलाते हैं। हैप्टेन क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। ठीक है, जो एक एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं। लेकिन हैप्टेन में अगर क्या कहते हैं, कंबाइन हो जाए कोई प्रोटीन, तो वह एंटीजेनिक, वो नया एंटीजन जुड़ जाएगा। जैसे हैप्टेन है, इसमें कोई प्रोटीन जुड़ गया तो ये एंटीजन की तरह काम करेगा। ठीक है, ये कैपेबिलिटी रखता है, किसी प्रोटीन के साथ एंटीजन की तरह काम कर सकता है। तो क्या है? हैप्टेन क्या है? एक नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, जो कि जिसके पास सिग्निफिकेंट एक्टिव एंटीजन प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन वो प्रोटीन के साथ मिलके एंटीजन बना देगा। ठीक है, बट ऑन कंबाइनिंग विथ प्रोटीन कैन फॉर्म अ न्यू एंटीजन कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, ये समझ में आ गया। हैप्टेन समझ में आ गया, एंटीजन समझ में आ गया। अब एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या है? हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, बॉडी का रिस्पॉन्स। कोई एंटीजेनिक स्टिमुलेशन में हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स आता है, जिसमें वो प्रोटीन्स रिलीज करती है, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होता है? नेचुरल या इन्नेट। नेचुरल मतलब पहले से प्रेजेंट, नेचुरली जो हमारे पास आती है। इन्नेट का मतलब जो हमारे अंदर है, अंदरूनी। अब ये क्या होगी? ये अंदरूनी जो होगी, ये नॉन स्पेसिफिक होगी। ये किसी एक चीज़ के हिसाब से नहीं बनी होगी, वो हर एक चीज़ से हमको बचाने के लिए बनी होगी। ठीक है, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। इसके दो कंपोनेंट हैं, ह्यूमरल और सेलुलर। ह्यूमरल का मतलब एंटीबॉडी रिलेटेड, एंटीजन एंटीबॉडी रिलेटेड। सेलुलर का मतलब सेल्स से मिलके बने होंगे। तो ह्यूमरल क्या है? कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ये आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। ये है सेल्यूलर, दूसरा है, इसमें आते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट्स, या उनको मैक्रोफेजेस भी कह सकते हैं। मोनोसाइट्स क्या होते हैं? हमारे ब्लड में रहते हैं। मैक्रोफेजेस क्या हैं? ये टिश्यू में रहते हैं। वही मोनोसाइट्स जो टिश्यू में चले जाए उनको मैक्रोफेजेस कहते हैं। और न्यूट्रोफिल्स। और दूसरा पार्ट होता है स्पेसिफिक या एडेप्टिव इम्यूनिटी। स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के खिलाफ, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक। इसमें भी वही है, ह्यूमरल है, सेलुलर है। सेलुलर में इसमें आता है टी सेल्स, ह्यूमरल में इसमें आता है बी सेल्स। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? मैं कॉम्प्लीमेंट आपको बता रहा था। कॉम्प्लीमेंट क्या है कि वो हमारे एंटीजन है और एंटीबॉडी है, इन दोनों को काम करने में हेल्प करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसको।
ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम। तो सबसे पहले प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी का मतलब फर्स्ट, लिम्फॉइड, ये देखिए एक चीज़ है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, लिम्फ की तरह है, लिम्फ नोड्स नहीं है, लिम्फॉइड है, लिम्फ नोड की तरह, ठीक है। तो इसमें आते हैं हमारे थाइमस और बोन मैरो। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, माल्ट और ये, ठीक है। प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है, सेकेंडरी डिफ्रेंशिएशन में काम आते हैं। डिफ्रेंशिएशन, मैन्युफैक्चरेशन, सॉरी डिफ्रेंशिएशन और मैचुरेशन, इन दोनों के लिए ये दोनों होते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन, मैचुरेशन वगैरह इसमें काम आते हैं और स्टोरेज की तरह होता है। मेन इनका काम होता है स्टोरेज का, जहाँ पे एक्ट करते हैं। तो अब सेल्स आते हैं, सेल्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है, ये एक मास्टर है इम्यून सिस्टम के, मोस्ट सब कुछ इनके ऊपर ही रहता है मोस्टली, ठीक है। इसमें सबसे पहले है टी सेल, ये CD मॉलिक्यूल्स वगैरह मैं आपको अभी बताऊंगा। लिम्फोसाइट्स में बी सेल्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए। तो ये जो कि ये 10 to 15% है टोटल लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। इसमें हमारे टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल्स आ गए लिम्फोसाइट्स में। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि बी सेल कैसे करके ह्यूमरल इम्यूनिटी को करता है। तो जैसे बी सेल होता है, वो एक एंटीजन उसके साथ आया, ठीक है, तो उसके हिसाब से बी सेल मैचुरेट होगा। तो एक बी सेल हुआ, तो इसमें क्या है कि एक एंटीजन, उसके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। तो वो एंटीजन को लाके इस बी सेल को देंगे। तो बी सेल ये है प्लाज्मेटेड लिम्फोसाइट्स होंगे, वो क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल्स में मैचुरेट होंगे। अब वो मैचुरेट हुए थे तो उनमें CD मार्कर्स आएंगे, ठीक है, मैचुरेशन और डिफ्रेंशिएशन में। अब ये मैचुरेशन और डिफ्रेंशिएशन में CD मार्कर से अगर वो नॉर्मल सेल्स होंगे तो उसके हिसाब से वो बन जाएंगे। लेकिन क्या होता है, अब ये एक एंटीजन के अकॉर्डिंग इसमें बी सेल के रिसेप्टर और FC रिसेप्टर आएंगे एंटीबॉडी के। तो एंटीबॉडीज जो बनेंगी वो उस एंटीजन के अगेंस्ट बनेंगी। तो ये ये बी सेल के उसमें था, बी सेल्स एंटीजन के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ बना रहा था, तो वो मैच्योर होके वही एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो पहली बार जब वो आया तो उसके स्पेसिफिक अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी, तो अब वो हमेशा उसी के अगेंस्ट बनेगी। तो वो एक जर्मिनल सेल्स उसके बन गए हैं, तो अगली बार जब वो बनेंगे तो वही सेल्स मल्टीप्लेट करके एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट उसके अगेंस्ट बनाते रहेंगे। नेक्स्ट आता है ये हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, या टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा पार्ट होता है हमारे लिम्फोसाइट्स का, 75 to 80%। CD मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसमें भी सेम वही, ड्यूरिंग मैचुरेशन और डिफ्रेंशिएशन में CD मॉलिक्यूल्स आएंगे। ये CD मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमको खुद के सेल्फ एंटीजन और फॉरेन एंटीजन में डिफ्रेंशिएट कराने के हेल्प काम आते हैं। ML वो तो T cell receptors for MHC also present। MHC अभी आपको धीरे अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि MHC क्या होता है। ये भी हमारे T सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब T सेल्स में दो टाइप के होते हैं, T हेल्पर सेल और T सप्रेसर सेल, ठीक है। T हेल्पर सेल्स में क्या होता है, T हेल्पर सेल्स क्या होते हैं, रेगुलेटरी सेल्स होते हैं जिसमें CD4 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो इसको याद करने का क्या वो होता है, जो हेल्पर सेल्स होते हैं वो टाइप 2 सेल्स होते हैं,
और उसमें CD4 मॉलिक्यूल होता है। लेकिन जो साइटोटॉक्सिक होते हैं T1 सेल्स होते हैं, किलर सेल्स, वो 1 होते हैं और उसमें CD8 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो 2 × 4 = 8 करके, 8 × 1 = 8 करके इनसे याद कर सकते हो आप कि कौन से CD मॉलिक्यूल कौन से सेल्स में होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं। TH1 सेल्स क्या करेंगे, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा रिलीज करेंगे। TH2 इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 10 रिलीज करेंगे। और CD4+ सेल्स ये जो कहाँ काम आते हैं, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम आते हैं, टिश्यू ट्रांसप्लांट में काम आते हैं और ट्यूमर लाइसिस में काम आते हैं। इसीलिए जो हम लोग ट्यूमर ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं, टिश्यू ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं, उसमें CD मॉलिक्यूल्स वगैरह चेकिंग करते हैं। और अगर क्या कहते हैं उसमें वो होस्ट रिएक्शन वगैरह आ गया तो हम लोगों को इसके खिलाफ वो करना पड़ता है, स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं और इम्यूनो सप्रेसेंट से देने पड़ते हैं अगर रिएक्शन हो जाए तो। अगला आता है ट्यूमर सप्रेसर और साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, इसमें CD8 मॉलिक्यूल होता है। तो अभी मैंने तुमको याद करने के लिए फॉर्मूला क्या दिया था, 8 × 1 8 और 2 × 4 8। ठीक है, अगला आते हैं सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ये 10 to 15% होते हैं टोटल लिम्फोसाइट्स के। तो इसमें कोई क्या कहते हैं, नो मार्कर्स फॉर T सेल्स और B सेल्स। ठीक है, इसमें कोई मार्कर नहीं होंगे T सेल और B सेल के लिए। तो नेचुरल किलर सेल्स में आपको उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक मेन चीज़ ये याद रखना है कि एक लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट है और ये काम कैसे करता है। ये काम करता है ADCC। ADCC का मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोजेनिसिटी। मतलब कि एक सेल है, एक एंटीजन था, ठीक है, एक बैक्टीरिया में एक एंटीजन था, तो उसमें एंटीबॉडी आके अटैच हो गई। तो ये क्या करेंगे, नेचुरल किलर सेल्स, इन्होंने देखा कि एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया पे अटैच्ड है तो ये इस बैक्टीरिया को जाके मार देंगे। तो ये एंटीजन वो एंटीबॉडी पे डिपेंडेंट होके सेल की किलिंग करते हैं। अगले आते हैं हम मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स सर्कुलेशन में रहते हैं, उनको हम कहते हैं सेल्स, दोनों एक ही हैं। और मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो टिश्यू में रहते हैं। ठीक है, तो ये मोनोसाइट्स क्या होते हैं, 5% होते हैं टोटल पेरिफेरल ल्यूकोसाइट्स, और ये 3 दिन तक सर्कुलेट करते हैं। उसके बाद ये टिश्यू में जाके मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। इनके काम क्या है, सबसे पहले है एंटीजन रिकॉग्निशन, एंटीजन रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरा है फैगोसाइटोसिस, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। तीसरा है इनका सेक्रेटरी फंक्शन, ये सेक्रेट क्या करते हैं, साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। साइटोकाइंस सेल, काइंस का मतलब मूवमेंट, मतलब साइटोकाइंस के क्या काम आता है, ये सेल्स के मूवमेंट्स में काम आता है। अगर कोई साइटोकाइन रिलीज हुआ तो एक पर्टिकुलर टाइप का सेल उधर को आएगा। दूसरा है प्रोटीन फॉर वुंड हीलिंग, ये वुंड हीलिंग में भी काम आते हैं, इन्फ्लेमेशन में आते हैं। और ये एक्यूट फेस रिएक्शन, एक्यूट फेस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो कोई ऐसे सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज हो जाए। तो हमको पता है कि इन्फ्लेमेशन चल रहा है अभी, तो अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो पक्का मोनोसाइट्स बढ़ेंगे, तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अगला मैंने आपको बताया था कि बी सेल्स के एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल्स होते हैं। ठीक है, तो बी सेल्स एंटीबॉडी बनाता है, इसमें एंटीजन अगर से डायरेक्ट आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्या करते हैं, एंटीजन है उसको मैक्रोफेज खाएगा, मैक्रोफेज में वो एंटीबॉडी एंटीजन अटैच होगा और ये जाके इसको एंटीजन दिखा के एंटीबॉडीज बना देगा अगेंस्ट दिस एंटीजन। ठीक है, तो ये होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है बेसोफिल्स या मास्ट सेल्स। ये क्या है, सर्कुलेटिंग ग्रेन्यूलोसाइट्स है, वेरी लीस्ट नंबर में ये है,
0 to 1%। ठीक है, मास्ट सेल्स क्या है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, मोनोसाइट्स और माइक्रोफेजेस वाला। बेसोफिल्स सर्कुलेटिंग है, मास्ट सेल्स टिश्यू में जाके हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह में है, अराउंड ब्लड वेसल है, सब म्यूकोसल में हमें मास्ट सेल्स दिखते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर हमारे ये सारे सब्सटेंसेस हैं, हिस्टामिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग सब्सटेंसेस, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ये सब हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सब रिलीज़ करते हैं। तो ये रिलीज़ करेंगे तो ये पावरफुल वेसोडाइलेटर्स हैं। तो इसकी वजह से अगर एकदम से मास ये है, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, तो अगर ये डीग्रेनुलेशन हो गया, डीग्रेनुलेशन का मतलब ये सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स में थे, अब अगर डीग्रेनुलेट हो गए तो ये ग्रेन्यूल्स बाहर बस्ट होके ये सब्सटेंस रिलीज़ कर दिए इन्होंने, तो हिस्टामिन वगैरह ये सब रिलीज़ करेंगे। तो ये कब होता है, जनरली ये एलर्जी के केस में होता है। एलर्जी में हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होता है, एलर्जीज होती हैं। ठीक है, ये एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है और वुंड हीलिंग में भी काम आता है। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रोफिल्स, ये मोस्ट न्यूमरस हैं, 40 to 75%। ठीक है, इनका दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। अब ये बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्या निकलेगा, पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फो का मतलब मॉर्फोलॉजिकल, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस। तो ये ऐसे ल्यूकोसाइट्स हैं जिनके नंबर ऑफ लोब्स अलग अलग वेरी करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके डिफरेंस होता है इनमें। ठीक है, 3 से 5 होते हैं नॉर्मल लोब्स, मोर देन 5 अगर होंगे तो इनको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। जो कि एक वह बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है B12 डेफिशिएंसी का। ठीक है, ये है, और ये न्यूट्रोफिल्स ये क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, मैक्रोफेजेस, और स्मॉल प्रोटीन्स वगैरह उनको नहीं मार पाते हैं। तो इनको हम लोग माइक्रोफाजेस कहते हैं। मैक्रोफाजेस वो थे, ये है माइक्रोफाजेस। अगले आते हैं हमारे यूसिनोफिल्स। यूसिनोफिल 1 से 6% होते हैं नॉर्मल, और ये एलर्जिक रिएक्शंस में काम आते हैं। इनमें ग्रैन्यूल्स वगैरह होते हैं जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं जो कि डिग्रेडेशन में काम आते हैं बैक्टीरिया के। पेरोक्सीडेसेस होते हैं जो कि पेरोक्सीडेस रिएक्शन की तरह। पेरोक्सीडेस में क्या होता है, H2O में बनता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये है, प्लस फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल की वजह से, ये फ्री रेडिकल की उससे ये वो बना देते हैं, किलिंग करते हैं बैक्टीरिया की, और केमिकल मीडिएटर्स के काम को रिलीज़ करने का काम है इनका। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं डिजीज़ ऑफ इम्यूनिटी। डिजीज़ ऑफ इम्यूनिटी क्या होती हैं, सबसे पहला होता है अगर डेफिशिएंसी हो जाए, हमारी इम्यून डेफिशिएंसी हो जाए, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एड्स आते हैं।
एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। या हमारा हाइपर एक्टिविटी हो जाए, हाइपर सिमुलेशन हो जाए, उसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल टिश्यू इंजरी की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी। या ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं। ऑटो इम्यून के डिजीजेस का मतलब ना जनरली हमारे जो बी सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, एंटीबॉडी रिलीज करते हैं। अगर ये एंटीबॉडी हमारी ही ओन बॉडी सेल्स के में आ जाए, बॉडी सेल्स के खिलाफ बन जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है, ऑटो इम्यून एंड कोलैजन डिसीज। अगला आता है पॉसिबल इम्यून डिसऑर्डर्स। इसमें अमाइलोइडोसिस वगैरह आते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा उसको पढ़ना नहीं है। मेन है आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, हाइपर सेंसिटिविटी और इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अगला हम लोग पढ़ते हैं HLA सिस्टम और MHC के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे सेल्स को, ओन सेल्स को फॉरेन सेल्स में डिफरेंशिएट कर पाए। जो इम्यूनिटी है ये एक दोधारी तलवार है, तो इसको पता करना पड़ता है कि हमारे सेल्स कौन से हैं और फॉरेन सेल्स कौन से हैं। अगर आपको किसी की सुरक्षा करनी है तो पहले आपको खुद जानना पड़ेगा कि हमको किसको बचाना है और किसको मारना है। तो ये वो सिस्टम है जिससे हमको पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। तो HLA सिस्टम कंपोनेंट नहीं है इम्यून सिस्टम का, बट ये उसको रेगुलेट करता है। तो HLA की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजेंस। ह्यूमन ल्यूकोसाइड का मतलब ह्यूमन के वो है, ल्यूकोसाइड का मतलब WBC और उसके एंटीजेंस है, ठीक है। तो ये प्रोटीन विच डिटरमाइन वंस ओन टिश्यू फ्रॉम नॉन सेल्फ, उसको हम कहते हैं HLA। HLA हमारी बॉडी सेल्स में, मतलब हमारे ओन टिश्यू हैं, हमें पता करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिस्कवर किया था सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइड्स के लिए, इसीलिए इसको HLA कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजेंस कहते हैं। और ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, हिस्टो का मतलब टिश्यू, कंपैटिबिलिटी का मतलब वो कितने कंपैटिबल है उसमें, ठीक है। तो उसमें जो है, तो HLA क्या है? जीन कॉम्प्लेक्सेस हैं प्रोटीन्स के, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स में होंगे, बॉडी और प्लेटलेट्स में, ठीक है। सारे न्यूक्लिएटेड होंगे, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स में होंगे और प्लेटलेट्स में होंगे, इवन दो प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो इसमें RBCs नहीं आएंगे क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस कहाँ आती है इनकी? तो ये काम आते हैं, अभी मैंने आपको बताया हिस्टोकम्पैटिबिलिटी देख रहे थे, तो हमको टिश्यू मैचिंग में काम आएगा। तो ये मैचिंग करेंगे डोनर्स का और रेसिपिएंट्स का ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। तो बिना HLA कंपैटिबिलिटी के हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं कोई भी ऑर्गन, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या HLA1 कॉम्प्लेक्स। अब इसके लोग क्रोमोसोम कहाँ है? क्रोमोसोम 6 पे है, इतना आपको डिटेल नहीं पढ़ना है। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। क्लास 1 MHC, ठीक है, ये होते हैं CD8+ सेल्स में। CD8+ सेल्स कहाँ थे? मैंने आपको बताया था कौन से सेल्स में? T सेल्स। कौन से वाले? किलर सेल में या सप्रेसर सेल्स में या T1 सेल्स में, ठीक है। क्लास 2 MHC होंगे, B सेल्स में होंगे और CD4+ सेल्स में होंगे। CD4 कहाँ था? T हेल्पर सेल्स में या T2 सेल्स में, या एक ही चीज़ है। क्लास 3 क्या होगा? कंपोनेंट्स होंगे C4 कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के,
ठीक है, इसका रोल क्या होगा, ये मैक्रोफेज को हेल्प करेंगे, ये मैक्रोफेज को हेल्प करेंगे बैक्टीरियल एंटीजन रिकॉग्निशन में। समझ में आया? ये है मैक्रोफेज, ये है मैक्रोफेज। ठीक है, इसका काम है तोड़ना, पैगोलाइसिस। ठीक है, पैगोलाइसिस कर रहे हैं। अब इसको पहले पहचानना पड़ेगा। तो हमारे ये ओन सेल है, ठीक है, इसमें HLA होगा। बैक्टीरिया है, इसमें HLA नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या है, MHC होगा। अब ये MHC इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये HLA है कि नहीं है। इसमें HLA है तो इसको नहीं मारेगा, इसमें HLA नहीं है तो इसको मार देगा। इसको मार देगा तो इसके एंटीजन को अपने में ऐड कर देगा और ले जाएगा बी सेल के पास। बी सेल के पास ले जाएगा और ये एंटीबॉडीज़ बना देंगी और उस सेल्स को उसके बाकी सेल्स को भी मारने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये है उसका एक्शन। तो रोल समझ में आ गया। मैक्रोफेज को हेल्प करते हैं पता लगाने में कि कौन सा हमारा सेल है और कौन सा नहीं है। दूसरा आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी यही है, अगर एक ऑर्गन यहाँ पे ये बैक्टीरिया था, अगर मान लीजिए ये डोनर से वो था, अब उससे भी HLA देखेंगे। अगर कंपैटिबिलिटी थी तो उसको नहीं मारेगा, कंपैटिबिलिटी नहीं थी तो उसको मार देगा। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हो गया। तो रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, ये आपको समझ में आ गया। अगला आ गया एसोसिएटेड विद डिजीजेज लाइक HLA, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, ये इडियोपैथिक हीमोक्रोमेटोसिस है। ये सारे डिजीजेस में इनका रोल होता है। ठीक है, इनके स्पेसिफिक हमारे पास HLA होते हैं, जैसे HLA-B27 हो गया। तो ये HLA उस डिजीज़ से स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर वो डिजीज़ है तो उनकी डायग्नोसिस में हम लोग ये HLA भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा कैसे करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी सेल्स कौन सी है और दूसरी सेल्स कौन सी है। अगला आता है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस। अब इम्यूनोडेफिशिएंसी से आपको क्या समझ में आता है कि ये हमारी इम्यून सेल्स इम्यूनिटी कम हो रही है। ठीक है, तो प्राइमरी क्या होगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर में क्या हो गया, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है T सेल, B सेल और इम्यूनोग्लोबिन्स को। तो इसमें रेटिकुलर डिसजेनेसिस हो जाता है। रेटिकुलर डिसजेनेसिस का मतलब, डिस का मतलब एबनॉर्मल, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो एबनॉर्मल फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, फेलियर हो जाएगा रेटिकुलर सेल्स का डेवलपमेंट। ये रेटिकुलर सेल्स क्या होते हैं, मैरो के सेल्स होते हैं, बोन मैरो के सेल्स, जो कि बी सेल्स, टी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, आरबीसी वगैरह ये सारे सेल्स बनाते हैं। तो इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। दूसरा आता है विस्कॉट एल्ड्रिज सिंड्रोम। इसमें तो क्या होता है, हिमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स में इनका फेलियर हो जाता है। दूसरा आता है टी सेल डिफेक्ट। टी सेल डिफेक्ट में क्या आता है, डी जॉर्जी सिंड्रोम। डी जॉर्जी सिंड्रोम में इसका दूसरा नाम होता है थाइमिक हाइपोप्लेशिया। थाइमिक मतलब थाइमस इन्वॉल्व है, हाइपो का मतलब डिक्रीज, प्लेशिया का मतलब ग्रोथ। थाइमस की ग्रोथ नहीं हुई उतनी, तो उसकी वजह से होता है। इसमें टी सेल क्या होगा, थाइमस में टी सेल का मैचुरेशन होता है, इसीलिए इसमें क्या होगा, एपी कंपोनेंट ऑफ वो छोड़ दीजिए। इसमें क्या होगा, मेन टी सेल डिफेक्ट आएगा। क्यों, थाइमस में। बी सेल का डिफेक्ट आएगा, IgA डिफिशियंसी है, डिफेक्टिव मैचुरेशन ऑफ IgA होगा बी सेल्स में। ठीक है, बाकी कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डिफिशियंसीज हैं, जिसमें डिक्रीज IgA वगैरह, वेरिएबल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये सब है। अब आता है प्रीडोमिनेंट बी सेल डिफेक्ट। प्रीडोमिनेंट बी सेल डिफेक्ट, इसमें क्या है, प्री बी सेल है टू बी सेल, मतलब प्री बी सेल, प्री बी टू बी सेल डिफेक्टिव मैचुरेशन होगा। ठीक है, जो बी सेल था वो एंटीबॉडी बनाने लायक जो बनेगा उसको हम कहेंगे मैचुरेटेड बी सेल। तो इसके मैचुरेशन में होगा। और
ऑटो एंटीबॉडीज़ तो BNT सेल्स है, ये हमें अननोन है, हमें पता नहीं है। बाकी सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर में आ गया, सबसे पहला आता है इन्फेक्शन जिसमें आता है एड्स, HIV एड्स। सेकेंड है कैंसर, कैंसर में कीमोथेरेपी में सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी होगा ड्यू टू कीमोथेरेपी एजेंट्स। माल न्यूट्रिशन में हो सकता है, B12 डिफिशियंसी में सीवियर स्किड हो सकता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। और ऑटो इम्यून डिसीज में हो सकता है अगर आपने स्टेरॉइड की डोज हाई दे दी और इम्यूनो सप्रेसेंट दे दिए, या ट्रांसप्लांट केसेस में हो सकता है जिसमें हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी देते हैं। ठीक है, तो अगला आता है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी।